हेलो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। यहाँ मैंने स्क्रीन पे आपके सामने 4 क्वेश्चंस दिखा रखे हैं और एक क्वेश्चन को स्पेशली हाईलाइट किया मैंने, लास्ट वाले को। ये बहुत सारे स्टार लगा दिए हैं। इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा फर्स्ट पार्ट पे। बाकी 3 क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं उसको समझ लेते हैं। और एक बार मैं ये बीच में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 पार्ट्स के साथ, इसको समझाने की कोशिश करूँगा और फिर ऊपर जाते हुए नीचे आऊँगा। देखिए, आप इस क्वेश्चन में बोलता है वो आइडेंटिफाई करना है आपको एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सब शेल एंड शेल। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट के अंदर कोई अलग एलिमेंट होगा, और शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हों आउटर मोस्ट में, वो एक अलग एग्जाम्पल मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल को ध्यान रखते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 to 12 अगर आप देखें तो सभी की वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जैसे ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन है सभी की लास्ट शेल में, ग्रुप 2 में 2 हैं, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8 मोस्ट ऑफ द एलिमेंट 12 तक देखें तो उनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कभी कभार 1 भी आ जाता है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में 1 आ जाता था, या क्रोमियम की फैमिली में 1 आ जाता था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रुप 1 to 12 के जो मेंबर्स हैं उनमें किसी का भी मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो उनकी लास्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। हाँ, तो पी ब्लॉक जो आपके पास बन जाता है उनकी लास्ट शेल में आपके पास 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अप टू 8 हो सकते हैं, अप टू 8। लाइक जैसे आप ग्रुप 13 देखें, जहाँ पे हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आते हैं। ये मैंने एल्यूमिनियम को यहाँ पे हाईलाइट किया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2, 2s2 ऐसा करते करते आगे आ जाएं 2p6, 3s2, 3p1। अब इसकी वैलेंस शेल में अगर मैं देखूं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर आउटर मोस्ट सब शेल में देखूं तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो आपको यही कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सब शेल में किसी एलिमेंट के जो होंगे वो कौन होगा। तो डेफिनेटली सब शेल में 5 होने का मतलब है यहाँ 5 होना। तो ये क्लोरीन हो सकता है जिसकी आउटर मोस्ट सब शेल में 5 होंगे। ये ब्रोमीन हो सकता है जिसकी आउटर मोस्ट सब शेल में 5 होंगे। ये फ्लोरीन हो सकता है जिसकी आउटर मोस्ट सब शेल में 5 होंगे। तो आप कह सकते हैं एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सब शेल, दीज आर एक्चुअली द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17। और अगर मैं शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो फिर डेफिनेटली ये 3 हो जाएगा। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। और ये कॉन्फ़िगरेशन मैं प्रेजेंटली दिखाऊं तो फॉस्फोरस का दिखा रखा है। नाइट्रोजन 2s2, 2p3 होता है। तो मतलब जो नाइट्रोजन की फैमिली होगी ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो मेंबर्स होंगे ये अपनी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रखते होंगे, जबकि ग्रुप 17 वाले अपनी आउटर मोस्ट सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रखते होंगे। बी पार्ट देखिए इसी का, एलिमेंट हैविंग टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ही कंडीशन है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की, कि उसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ग्रुप 1 नहीं, वहाँ तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है सभी के पास। ग्रुप 2 यस। तो ग्रुप 2 के जो मेंबर्स मैं यहाँ पे देखूँगा तो ग्रुप 2 के मेंबर्स में मेरे पास मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, स्टांशियम होगा। वो सभी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पोजेस करते हैं। या मैं डी ब्लॉक में घुस जाऊं तो डी ब्लॉक में भी मेरे पास आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है, जहाँ पे सभी का आप कॉन्फ़िगरेशन बना के देखें तो वहाँ पे भी सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकते हैं। तो रिजल्टिंग आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप 2 and the members of D block element, D block series और transition element I can say, सभी तो नहीं होंगे बट some of the transition, most of the transition element I should say, वो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो वो भी उसको लूज़ कर सकते हैं। और फिर सी पार्ट देखें इसका, एलिमेंट हैविंग टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो गेन तो वो करेगा जिसके पास कमी होगी।
मेटल्स का तो गेन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, उनके तो आउटरमोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको छोड़ते ही हैं। तो नॉन मेटल्स का ये काम रहता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। अगर आप ग्रुप 17 के मेंबर्स देखें, ये मैं अभी डिस्कशन कर रहा था जहाँ मैंने इसको 3s2 3p5 दिखाया था, तो वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। यानी कि अगर मेरा ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है एलिमेंट हैविंग टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं हेलोजन्स के साथ जाता। अभी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो फिर मैं यहाँ p4 का कोई सिचुएशन देखूँ, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो मेरे पास जो ग्रुप 16 होगा, ग्रुप 16, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो ग्रुप 16 के मेंबर होंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएंगे। यहाँ पे मैं ग्रुप 2 कह रहा था, ग्रुप 2 के साथ साथ मैं ट्रांजिशन मेटल्स कह रहा था। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल जो डी ब्लॉक का मेंबर्स हैं, और ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसका जवाब फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट इससे ऊपर वाला, राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय। तो ये मुझे कुछ एलिमेंट दिखाए गए हैं और इनसे मुझे जो बनने वाला कंपाउंड है उसका फॉर्मूला लिखना होगा। सी, पी एंड एफ मैं किस तरह से पता करता हूँ कि क्या उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला हो सकता है? तो ये बड़ा सिंपल सा स्टेप रहता है। मैं उसकी वैलेंसीज देखता हूँ और उनकी वैलेंसीज देखने के बाद मैं ये आइडिया लेता हूँ। हर एक एलिमेंट अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहता है, अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी को सेटिस्फाई करना चाहता है। हालांकि मैं लास्ट लेक्चर में ये भी बता के आया हूँ कि एलिमेंट्स की वैलेंसीज कुछ फिक्स नहीं होती हैं, लेकिन हम हमारी 9th की नॉलेज या 10th की नॉलेज को एक्सप्लोर करते हुए ही इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। जैसे मैं पी और एफ का आपको दिखा रहा हूँ, एक हमारे पास फॉस्फोरस है और एक हमारे पास फ्लोरीन है। अगर मैं इसकी वैलेंसी चेक करूँ तो 285 मतलब 3 इसकी वैलेंसी है। लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जबकि फ्लोरीन के केस में अगर आप देखते हैं तो फ्लोरीन के केस में वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब उसकी वैलेंसी 1 होती है। इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 3 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 285 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, 287 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मोर देन 4 हैं, तो 8 माइनस दैट नंबर वो उसका वैलेंसी हो जाता है। अब वैलेंसी दोनों एक दूसरे की सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं? जब 3 फ्लोरीन हो तो टोटल वैलेंसी 3 होगी, इसकी वैलेंसी 3 है ही सही, मतलब 1 पी और 3 एफ आपस में मिलके बनाएंगे PF3। हालांकि मैं वहाँ पे ये भी बता रहा था आपको लास्ट लेक्चर में कि P अपनी वैलेंसी को 5 भी रख सकता है। हालांकि मैं उसका कारण आपको अभी नहीं बता पाया था, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। बट अगर वो 5 रखता होगा तो आपको 5 फ्लोरीन लेने पड़ेंगे एक फॉस्फोरस के साथ, क्योंकि उसकी वैलेंसी 5 भी होती है। तो मतलब वो PF5 टाइप का कंपाउंड बना सकता है। इसकी वैलेंसी 5 थी, इसकी 1 ही होती है, हमेशा फिक्स है। तो इसके 5 मेंबर्स इसके एक के साथ जब जुड़ेंगे तो उन 5 की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाएगी और इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। बट अगर आप अभी इसको ना इंट्रोड्यूस करना चाहें और अपनी पुरानी ही नॉलेज पे चलना चाहें तो भी आपका आंसर ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगला देखें क्वेश्चन, Al एंड C, एल्यूमिनियम और कार्बन, इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी 3 होती है। आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख के चेक कर सकते हैं। तो अब मुझे इनको सेटिस्फाई करना है कि ये सबका सिस्टम सेट हो जाए, सबकी वैलेंसीज इक्वल हो जाए। तो मैं सोचता हूँ अगर मैं 4 एल्यूमिनियम ले लेता हूँ और 3 कार्बन ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी टोटल वैलेंसीज उन 4 एल्यूमिनियम की 12 हो जाएगी और इन 3 कार्बन्स की भी 12 हो जाएगी। मतलब मैं इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिख दूँगा, नंबर्स को ऐसे सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, Al4C3, मतलब 4 एल्यूमिनियम के एटम और 3 कार्बन के एटम एक दूसरे की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं और इस तरह से कनेक्टेड कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, Al एंड O, सी है, ये एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है। अब वैलेंसी आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। मुझे बराबर करनी थी, इसके 2 एटम और इसके 3 ले लूँ तो इनकी वैलेंसी 6 हो जाएंगी, इनकी भी 6 हो जाएंगी। Al2O3, ये मेरे पास एक फार्मूला बनेगा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट देखिए P एंड N, तो P का वैलेंसी ऑलरेडी बता चुका हूँ 3 होता है, N का वैलेंसी आप चेक करें वो भी 3 ही निकलेगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो सिंपल फार्मूला लिख दूंगा Pn, मतलब एक फॉस्फोरस का एटम और एक नाइट्रोजन का एटम, यही अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लेते हैं। फॉस्फोरस नाइट्राइड टाइप का कुछ ये कंपाउंड आपका फार्मूला होगा। नेक्स्ट देखें B और Cl, तो बोरोन एंड क्लोरीन, तो बोरोन की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन का 1 होता है वैलेंसी, तो आपको 3 क्लोरीन लेने पड़ेंगे तब एक बोरोन सेटिस्फाई हो पाएगा। मतलब फार्मूला बन जाएगा BCl3।
नेक्स्ट देखें Li और O, तो Li आपके पास है, O आपके पास है। Li की वैलेंसी 1 होती है, O की 2 होती है, तो आपको लिथियम के 2 एटम्स लेने होंगे सो दैट दोनों जब जुड़ें तो एक दूसरे की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर पाएँ। Li2O, ये हमारे पास लिथियम और ऑक्सीजन से बनने वाला कंपाउंड होगा। आई होप आप ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आसानी से उसको समझ पाएंगे। चलिए ऊपर वाले क्वेश्चन को समझते हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखा रखे हैं कार्बन के, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी है कि किस कार्बन की मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और किसकी मिनिमम होगी। 4 एग्जांपल आपको दिखाए हैं। लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ फिक्स नहीं होती है, वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम लिया, मैंने उसके बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का नाम लिया, हाइब्रिडाइजेशन का नाम लिया, कई और फैक्टर्स भी होते हैं। एक फैक्टर शायद मैं वहाँ बता नहीं पाया, तो इसलिए मैंने उसको क्वेश्चन के फॉर्म में डाला। सी हेयर, ये हमारे पास CH4 है और मुझे इस कार्बन की वैलेंसी बतानी है। ये मेरे पास CH3F है, लेकिन मुझे फिर वही कार्बन देखना है। ये मेरे पास CH3Cl है। एक्चुअली एटम के बाहर जो उसके सराउंडिंग एटम्स हैं वो काफ़ी हद तक रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बदलने में। अगर मैं सभी कार्बन्स को फोकस करूं तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो ये वाला कार्बन है ये एक्चुअली 3 फ्लोरीन्स के साथ जुड़ा हुआ है। मैं किसी एक H को फोकस कर लेता हूँ। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे सभी जगहों पे एक H को फोकस कर लेता हूँ और उस शेयर्ड पेयर को रादर मैं फोकस कर लेता हूँ। लाइक ये CH, ये वाला शेयर्ड पेयर फोकस कर लेता हूँ और यहाँ पे ये वाला शेयर्ड पेयर फोकस कर लेता हूँ CH, और यहाँ पे मैं ये वाला फोकस कर लेता हूँ शेयर्ड पेयर। और फिर मैं कार्बन की पावर देखने की कोशिश करूँगा कि कार्बन की क्या पावर रहती है, और यहाँ पे भी मैं ये वाला पेयर फोकस कर लेता हूँ CH। मुझे पता है कि फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन इन सभी पेयर्स को, ये फ्लोरीन इस पेयर को, ये फ्लोरीन इस पेयर को बहुत मजबूती के साथ अपनी तरफ खींच रहा होगा, बहुत ज़्यादा ताकत के साथ अपनी तरफ खींच रहा होगा। रिजल्टिंग इस कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन दूर जाते जा रहे होंगे। वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो कार्बन वाला भी जो एटम इलेक्ट्रॉन था और फ्लोरीन का जो था शेयर्ड पेयर में, वो दोनों फ्लोरीन की तरफ झुके हुए होंगे। रिजल्टिंग कार्बन के पास बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी दिखाई दे रही होगी इलेक्ट्रॉन्स की। जो उसके 4 अपने इलेक्ट्रॉन थे, वो 4 अपने इलेक्ट्रॉन भी, यानी कि मैंने यहाँ 3 फोकस किए हुए हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन जो उसके अपने थे वो भी फ्लोरीन की तरफ ही झुके हुए हैं। उसका ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में उसने अपना शेयरिंग तो किया, लेकिन उस फ्लोरीन ने उसे मजबूती से अपनी तरफ खींचा। रिजल्टिंग इस कार्बन पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई और उस वजह से उसने इस पेयर को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि H तो इतना ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव था नहीं। अगर आप वैल्यूज़ जाके देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 4 गिवन है, कार्बन की 2.2 गिवन है और हाइड्रोजन की 2.1 गिवन है। तो कार्बन हाइड्रोजन से वैसे भी ज़्यादा ताकतवर था खींचने में, और जब उसके पास इन्होंने कमी क्रिएट कर दी तो ये और भी ज़्यादा मजबूती के साथ इस पेयर को अपनी तरफ खींचने लग गया। यहाँ पे सिर्फ एक फ्लोरीन लगा हुआ था जो ये काम कर रहा था। रिजल्टिंग वो एक फ्लोरीन कार्बन पे उतनी कमी नहीं कर पा रहा था जितने 3 फ्लोरीन कार्बन पे कमी कर पा रहे होंगे। मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस पेयर से खींचने का पावर बहुत ज़्यादा था, जबकि इस कार्बन का इस पेयर को अपनी तरफ खींचने का पावर उतना ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पे तो ये क्लोरीन लगा हुआ है जो फ्लोरीन जैसा मजबूती से नहीं खींच सकता। रिजल्टिंग ये वाला कार्बन फिर इस पेयर को खींच रहा होगा, अपन कुछ कमी तो क्लोरीन भी क्रिएट कर रहा होगा, बट ऑब्वियसली इतनी तो नहीं क्रिएट कर रहा होगा। रिजल्टिंग कार्बन इस पेयर को अपनी तरफ उतनी मजबूती से नहीं खींचेगा जितनी मजबूती से कार्बन इस पेयर को खींच रहा था, या यहाँ तो वो बहुत ही भयंकर रूप से अपनी तरफ खींच रहा था। जबकि यहाँ पे मैं देखूँ तो एक भी F नहीं लगा हुआ। रिजल्टिंग C और H के बीच का पेयर, जैसा नॉर्मल मैं समझता था कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ही ज़्यादा है, तो कार्बन थोड़ा सा ही इस पेयर को अपनी तरफ खींच रहा होगा। यानी कि ये जो पेयर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस कार्बन की तरफ अट्रैक्टेड है। ये
उससे थोड़ा कम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, ये उससे भी थोड़ा सा कम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, और ये तो बिल्कुल वीकली कार्बन की तरफ अट्रैक्टेड है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। अगर मैं सिक्वेंशियल अरेंजमेंट देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि डी वाला कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर बी वाला कार्बन, फिर सी वाला कार्बन, और एट द लास्ट ए वाला कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा अमंग दीज 4 एग्जाम्पल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और मैं यहाँ पे सिर्फ ये एनसीईआरटी में है इसलिए लेके आया। अगर ये एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर में ना होता तो मैं इसको यहाँ बिल्कुल समझाना पसंद ना करता, लेकिन क्योंकि अब गिवन है, आप लोग बुक में ओपन करते ही बुक में इस क्वेश्चन को पाएंगे, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे सारा अभी आज ही समझा दूँगा आपको, ये कुछ टाइम के बाद समझ में आएगा, बट फिर भी मैं उसका बेसिक आइडिया आपको दे दूंगा कि आप पढ़ के ज़्यादा इरिटेट ना हो कि ये क्वेश्चन क्या था। सी हेयर, यहाँ वो बोलता है एक्सप्लेन करें आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आप एक्सप्लेन कर दो कि ये रिएक्टिव सबसे ज़्यादा क्यों है और ये रिएक्टिव सबसे कम क्यों है। तो देखो, मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कौन इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी छोड़ता है। जो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी छोड़ती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो फिर मुझे लगा हाँ सही है, नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी बढ़ता है, तो ठीक है, फिर सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और लिथियम सबसे कम रिएक्टिव होगा। बात परफेक्ट है बिल्कुल, और काफ़ी हद तक ये ट्रेंड सही भी है कि लिथियम की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है, और लिथियम की सबसे कम, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को छोड़ पाएगा। ये आगे चल के हमारे पास एक कन्फ्यूजन की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, जहां हमें कई बार लिखा जाता है कि लिथियम मोर रिएक्टिव है। तो एक्चुअली रिएक्टिविटी को 2 अलग अलग ट्रेंड्स पे एक्सप्लेन किया जाता है। एक रिएक्टिविटी होती है स्पीड के सेंस पे, और एक रिएक्टिविटी होती है यील्ड के सेंस पे। यील्ड मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा, और एक प्रोडक्ट कितना जल्दी बनेगा। एक में हमें प्रोडक्ट की अमाउंट, मींस मैंने कोई रिएक्शन दी वो 100% होगी तो वो बहुत बढ़िया 100% यील्ड आया है, और एक वो बहुत जल्दी होगी, 5 ही मिनट में होगी या 5 ही सेकंड में होगी, तो वो फास्ट होती है। तो रिएक्टिविटी इस तरह से 2 तरह से, मैं वो आगे चल के ही आपको एक्सप्लेन करूँगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ नहीं करूँगा। आज आप इस बात को फॉलो कर लें एज़ पर आर बुक, जो मैं अभी तक क्वेश्चन देख पा रहा था उसके अकॉर्डिंग, कि मेटल्स की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी पर डिपेंड करती है। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और लिथियम सबसे कम। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। नॉन मेटल्स जहाँ पे दिखाई जा रही हैं, और मुझे कहा गया है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। नॉन मेटल्स की जहाँ तक बात करता हूँ मैं, तो नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और सिस्टम में सीक्वेंस ये दिया गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बुक में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो ये दिखा रखा है, जबकि हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ के आए कि क्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे जल्दी लेगा। तो मुझे लगा कि यार ये सीक्वेंस ऐसा थोड़ी होना चाहिए, फिर तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, कुछ ऐसा सीन होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं आपको कि ये जो रिएक्टिविटी बुक में ऐसे लिखी हुई है ना कि F की ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I है, उस क्वेश्चन को कुछ ऐसा होना चाहिए था कि F2 की रिएक्टिविटी ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। अगर वो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, तो उनका वो आंसर भी सही है जो हमारी बुक्स दिखा रही है, और उनकी वो बात भी सही है। इसको ऐसा लिखा जाए और फिर कहा जाए कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, ये कुछ हद तक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। रियल में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करता है, फ्लोरीन जल्दी गेन नहीं करता। अच्छा ठीक है, तो अब मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक बहुत ही बड़ा हमारे पास
मटेरियल है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो मैं बस उस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि FCl-BrI एटॉमिक फॉर्म में अगर आपको लिए जाएं तो रियली क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सिस्टम पे ये बात पढ़ के आए हुए हैं। हाँ, अगर वो अपनी नेचुरल फॉर्म में है, जो नेचर में उसकी फॉर्म है, नेचर में ये फॉर्म नहीं है, नेचर में हेलोजेंस की फॉर्म है F2Cl2Br2I2, तो वहाँ डेफिनेटली फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, यानी कि F2 इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा कि Cl2, वो अकेला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के स्टेप पर डिपेंड नहीं करता। उसमें क्या होता है, F2 को सबसे पहले F एटम्स में टूटना होता है, या क्लोरीन है तो क्लोरीन को भी Cl एटम्स में टूटना होता है। ये पहला स्टेप होता है। इस काम को करने में कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है, जिसको मैं बोलता हूँ बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पे भी मुझे वो एनर्जी लगानी पड़ती है जिसको मैं बोलता हूँ बॉन्ड एनर्जी। ये दो पैरेलल स्टेप आप देख पा रहे हैं। फिर F इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, F नेगेटिव बनाता है और एनर्जी निकालता है। मैं वैल्यू आपको बता के आया हूँ 333 किलो जूल अप्रॉक्सीमेट। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cl नेगेटिव बनाता है, और मैं वैल्यू आपको वहाँ भी बता गया हूँ 350 किलो जूल पर मोल। उसके बाद भी एक स्टेप और होता है जहाँ पे F नेगेटिव वाटर के साथ अट्रैक्शन करके हाइड्रेटेड आयन बनाता है। अभी आपको समझ नहीं आएगी ये बात ज़्यादा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अभी समझाऊंगा भी नहीं, जब सही समय आएगा तभी समझाऊंगा। और ये भी एनर्जी को रिलीज़ करता है। F नेगेटिव को वाटर पार्टिकल्स सराउंड करते हैं, उस टाइम पे निकलने वाली एनर्जी को एक नाम दिया गया है हाइड्रेशन एनर्जी। ये Cl नेगेटिव को वाटर पार्टिकल्स सराउंड करते हैं, उस टाइम पे निकलने वाली एनर्जी को नाम दिया गया है हाइड्रेशन एनर्जी। ओवरऑल F2 का F नेगेटिव बनना या Cl2 का Cl नेगेटिव बनना 3 स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। यहाँ पे एनर्जी लगी, यहाँ पे निकली, यहाँ पे निकली। ओवरऑल हिसाब किताब जोड़ करना है हमें, कहाँ ज़्यादा निकली, और सेम यहाँ पे ओवरऑल तीनों स्टेप्स का एनर्जी कैलकुलेशन करना है कि कहाँ ज़्यादा निकली। और जब हम ये चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि फ्लोरीन के केस में निकलने वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं आज नहीं पढ़ना चाहता कि ये एनर्जी कितनी होगी, 4th चैप्टर में समझाऊंगा। ये एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, शायद 7th 8th चैप्टर के बाद जाके समझाऊंगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि अगर ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन ना होता तो शायद मैं डिस्कस ही ना करता। अगर सपोज F2 को F नेगेटिव बनाना है तो जो एनर्जी का चेंज है वो बहुत ज़्यादा है, रिजल्टिंग F2 इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी गेन करता है, जबकि Cl2 का Cl नेगेटिव बनने में जो एनर्जी रिलीज है वो कंपैरेटिवली कम है, रिजल्टिंग Cl2 इलेक्ट्रॉन को उतना जल्दी गेन नहीं करता। तो अगर ये कुछ ऐसा सीक्वेंस होता तो मुझे बताने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी कि F2 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और I2 सबसे कम। हालांकि हमारी बुक में अगर आप अपनी कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके आंसर को कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर रखा होगा। लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो कुछ ऐसा बताते हैं, E0 F2/F नेगेटिव is very positive 0.284 volt and E0 half I2/I negative that is 0.56 volt। ऐसा करके कुछ वैल्यूज़ लिख के उन्होंने बता रखी हैं। ऐसे ही Cl2 की लिख रखी है +1.3 वोल्ट के आसपास, ब्रोमीन की लिख रखी है +1.09 वोल्ट के आसपास। तो फिर वो कहते हैं कि क्योंकि जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये मैं ऐसे नाम बोल रहा हूँ जिनका हमें शायद कुछ भी आइडिया नहीं है, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या लिख दिया इन्होंने बुक में, पीछे तो ऐसा कोई टॉपिक आया नहीं। येस, यू आर वेरी मच राइट। मैं तभी इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझा रहा था कि ये एक ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में डाला हुआ है जिसको हम शायद उतना ज़्यादा ढंग से, उतना ज़्यादा प्रॉपरली ना समझ पाएँ। तो मैंने कुछ आइडिया देने की कोशिश की कि पहली बात तो मैंने क्वेश्चन कोई प्रॉब्लमेटिक बता दिया कि ये सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, तो ये सीक्वेंस क्यों ऐसा बनता है वो इन कुछ स्टेप्स पे डिपेंड करता है। इन्हीं स्टेप्स से निकल के आता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वैल्यू, जो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से एक चैप्टर आएगा आपके पास 11th क्लास में, वहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। तो बस इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट करें उस पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक के एरिया में, रेडॉक्स रिएक्शन और एस ब्लॉक एलिमेंट में जाके हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी मैं बता रहा हूँ लिथियम की सबसे
कम होती है वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा भी कब होती है वो समझाऊंगा इलेक्ट्रॉन छोड़ने की। लिथियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स छोड़ पाता है, कैसे छोड़ पाता है, वो सब बातें वहीं इस ब्लॉग में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास उसको डिस्कस करने के लिए ना तो प्रॉपर नॉलेज है अभी कि आप उसको समझ पाएंगे, और ना ही मैं समझता कि हमारी रिक्वायरमेंट है हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ समझने की कोशिश करें। चलिए तो हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखें आप। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड और डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन फॉर फ्यू एलिमेंट्स इस टेबल में आपको शो कर रखा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट अपनी बुक से भी इसको देख के फॉलो अप ले सकते हैं। आपको पता करना है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है इनमें। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मेटल फॉर्मिंग बाइनरी हैलाइड, बाइनरी हैलाइड 2 हैलोजेंस के साथ जुड़ा हुआ, एंड मेटल फॉर्मिंग स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड। सी हियर, मैं यहाँ पे सबसे पहले लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट देखना चाहता हूँ। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन हो सकता है जो ना इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी रखे ना इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखे। तो मुझे यहाँ पे ये देखना है, ये तो इलेक्ट्रॉन छोड़ पाएंगे, ज़्यादा एनर्जी नहीं है, ये भी छोड़ पाएगा। ये 3 हैं सी, डी और ई जो शायद इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ पाएंगे, और उनमें ये आपको दिख रहा है पहला इलेक्ट्रॉन लेने में ही दिक्कत आ रही है, पहला इलेक्ट्रॉन लेने पे ही वो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जबकि बाकी सब ने पहला इलेक्ट्रॉन लेने पे एनर्जी छोड़ी है। तो मुझे बहुत डाउट हो रहा है कि ये कोई नोबल गैस हो सकती है जहाँ पे डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन फर्स्ट पॉजिटिव आया हुआ है। वहाँ मेंशन नहीं है बट अंडरस्टूड है, कुछ मेंशन नहीं है तो फर्स्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये जो ई होगा वो मेरे पास लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा इस पूरे ग्रुप में। लीस्ट रिएक्टिव, आई कैन कॉल दिस एज नोबल एलिमेंट होगा ये ई। चलिए अगला बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी छोड़ सकता है, ये मुझे लग रहा है बी जो है इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो सकता है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, ये लगभग श्योर है क्योंकि इसका ही इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। ओके, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी ले रहा है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन लेने पे बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ रहा है। तो ये देख सकते हैं हम -348 एनर्जी रिलीज़ किया गया है सी के द्वारा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा सी, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। और ये ऑटोमेटिकली लीस्ट रिएक्टिव होगा। नॉन मेटल्स तो 2 ही दिखाई दे रही हैं, एनर्जी अच्छी खासी इन्होंने ही निकाली है। देखो ये मेटल्स ही हैं, श्योर्ड है। इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान था, एनर्जी जो निकली है वो बहुत कम निकली है। यही 2 नॉन मेटल हैं जो अच्छा खासा एनर्जी निकाल रही हैं। तो डेफिनेटली जो डी आपका होगा वो लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एफ पे और ए पे जो बचे हुए हैं। मेटल फॉर्मिंग बाइनरी हैलाइड। बाइनरी हैलाइड कौन मेटल बना सकता है, MX2। वैलेंसी 2 किसकी होगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का कैपेसिटी किसका ज़्यादा होगा। यहाँ देखता हूँ 520 के बाद 7300 मतलब ही नहीं है, 419 के बाद 3051 मतलब ही नहीं है, 7318 के बाद 14 यस। यहाँ पे देखें आप लगभग 700 किलो जूल का डिफरेंस दिख रहा है एनर्जीज़ में। मैंने आपको बताया था 800 to 1500 तक डिफरेंस जब होता है तो फिजिबल होती है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि MX2 टाइप का कंपाउंड बना पाएगा, F बाइनरी हैलाइड बना पाएगा। ये बाइनरी हैलाइड बनाने की कतई कैपेसिटी नहीं रखते। और लास्ट पॉइंट बोला है मेटल फॉर्मिंग स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड। वैसे तो ये बच गया एक ही है, यही स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड बनाएगा MX टाइप का। ये कोवेलेंट टर्म समझ नहीं आई, ये कोवेलेंट कहाँ से आ गई। कोवेलेंट आयनिक जैसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है अभी, तो ये अगले चैप्टर में समझाएंगे आप लोगों को कि, और बस इसके बाद वही स्टार्ट होगा कि कोवेलेंट हैलाइड क्या होता है, कैसे पता चला हमें कि यही कोवेलेंट होगा। वहाँ आप लोगों को समझाया जाएगा कि जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है वो ज़्यादा आयनिक होता है,
और जिसका कम टेंडेंसी है कंपैरेटिवली, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कोवेलेंट हो जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझ पाएंगे। यहाँ पे इस चैप्टर में हमने इस कोवेलेंसी को लेके कोई पॉइंट ना पढ़ा है और ना मैं इस चैप्टर में बताऊंगा, इसीलिए इस चैप्टर के बिल्कुल टर्मिनस पे मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके जस्ट बाद हम लोग 4th चैप्टर में जंप करेंगे और वहाँ पढ़ते पढ़ते एक दिन आपको बताएंगे कि बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं या आयनिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन सब बातों को डिसाइड करते हैं। आप अच्छे से इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ें। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं फिर। गुड बाय।